आधुनिक भारत के इतिहास के सीरीज में आज का टॉपिक है होम रूलिंग आंदोलन 1916। जब प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था उस समय भारत में शांति का माहौल छाया हुआ था। उस समय राष्ट्रीय आंदोलन को जीवन प्रदान करने के लिए बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने एक प्रयास किया और एक आंदोलन शुरू किया। उसको बोलते हैं होम रूल आंदोलन। होम रूल आंदोलन के क्या मतलब है? तो होम रूल आंदोलन का उद्देश्य यह है कि हम ब्रिटिश साम्राज्य का अधीन रहेंगे लेकिन अपना शासन प्रशासन खुद चलाएंगे। तो अपने संवैधानिक तरीके से शासन प्रशासन चलाने के लिए एक आंदोलन शुरू किया गया, तो उसे हम बोलते हैं होम रूल आंदोलन। ये कब शुरू हो रहा? 1916 में। कौन प्रयास किया? तिलक और एनी बेसेंट। तिलक और एनी बेसेंट ने दोनों ने अपने अपने क्षेत्रों में इसका प्रचार और प्रसार किया। तो तिलक ने शुरू किया अप्रैल 1916 में, वहीं पे एनी बेसेंट ने शुरू किया इसका सितंबर 1916, मतलब 5 महीने के बाद तिलक के जो होम रूल बना उसके 5 महीने के बाद एनी बेसेंट ने शुरू किया। तिलक ने जो अपना शुरुआत किया आंदोलन का वो है पूना में। पूना से शुरू करते हैं ये इनकी जो होम रूल आंदोलन पूना शुरू होता है और इनका जो स्थान है मद्रास में है एनी बेसेंट का। अब देखिए तिलक अप्रैल में शुरू करते हैं, पूना शुरू करते हैं। इसके जो प्रथम अध्यक्ष है जोसेफ बेपिस्टा है और वहीं पे इनके जो सचिव है एनसी केलकर। और इनके क्षेत्र कहाँ कहाँ है तिलक का? तो तिलक का क्षेत्र है महाराष्ट्र, कर्नाटक, बरार और मध्य प्रांत। ये 4 क्षेत्र हैं, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रांत और बरार और मध्य प्रांत। इन 4 क्षेत्रों में तिलक का है। बाकी इन क्षेत्रों को छोड़कर जितना भी क्षेत्र में होम रूल आंदोलन चल रहा था वो एनी बेसेंट का था। शेष पूरा भारत जो है एनी बेसेंट का है। एनी बेसेंट में काफ़ी महत्वपूर्ण जो जितने इम्पोर्टेंट नेता हैं सभी लोग, जितने प्रसिद्ध नेता हैं सभी लोग इससे जुड़े हुए हैं। जैसे मोतीलाल नेहरू, तेज बहादुर सप्रू, जितने महत्वपूर्ण नेता हैं सब एनी बेसेंट से। यही कारण है कि एनी बेसेंट का जो होम रूल आंदोलन चल रहा था या उनका लीग बना हुआ था वो काफ़ी प्रसिद्ध हो गया था। अब देखिए तिलक ने अपना होम रूलिंग का आंदोलन का प्रचार करने के लिए एक पत्र जो उन्होंने किस पत्र के माध्यम से? तो मराठा और केसरी के पत्रिका के माध्यम से वो अपने होम रूल आंदोलन का प्रचार करते थे। वहीं पे कॉमन हिल और न्यू इंडिया के माध्यम से एनी बेसेंट अपने आंदोलन का प्रचार प्रसार कर रहे थे। अब देखिए कहीं कहीं आ जाता है स्वशासन, कहीं आ जाता है स्वराज। दोनों में क्या अंतर है? पहले स्वराज मांगा गया। स्वराज का मतलब क्या होता है? स्वराज का मतलब होता है कि भारतीय जनता के प्रति उत्तरदायी शासन का निर्माण करना है। कौन करेगा? ब्रिटिश साम्राज्य करेगा। भारतीय जनता के प्रति उत्तरदायी शासन का निर्माण करना। वहीं पर स्वशासन का मतलब क्या है? कि हम आप ब्रिटिश शासन के अधीन रहेंगे लेकिन हम अपने तरह से शासन चलाएंगे। ये है स्वशासन। लेकिन इसमें क्या है? स्वराज में क्या है? ये भारतीय जनता के प्रति उत्तरदायी शासन का निर्माण करना, ये है स्वराज। स्वराज बहुत पहले ही आ गया था, स्वशासन का डिमांड 1916 से शुरू हो रहा है। अब देखिए होम रूलिंग आंदोलन की लोकप्रियता इतना बढ़ा कि ब्रिटिश सरकार डर गई और जो उस समय भारत सचिव थे मॉन्टेग्यू, उन्होंने एक घोषणा किया 20 अगस्त 1917 को ब्रिटिश संसद में घोषणा कर रहे हैं, एक प्रस्ताव ला रहे हैं कि हम भारत में धीरे धीरे उत्तरदायी शासन का निर्माण करेंगे। तो ये मॉन्टेग्यू घोषणा जो है 20 अगस्त 1917 को हो रहा है। इसका उद्देश्य क्या है? कि भारत में स्वशासित संस्थाओं का क्रमिक ढंग से विकास करेंगे, कि आप अपना शासन प्रशासन खुद चलाइए लेकिन ये क्रमिक ढंग से होगा। ठीक है। इसी जो ये घोषणा है उसका एक रिपोर्ट आता है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट है वो। तो इस रिपोर्ट का प्रकाशन होता है 1918 में। जब ये रिपोर्ट प्रकाशित होता है तो गरम दल वाले इसको असंतोष मानते हैं। गरम दल खासकर बाल गंगाधर तिलक वाला जो ग्रुप है वो इसको असंतोष मानते हैं, लेकिन नरम दल वाले जो हैं इसको, जैसे एस एन बनर्जी वो इससे संतुष्ट हैं और ये कांग्रेस से अलग होके अपना एक पार्टी बनाते हैं। पार्टी का नाम है इंडियन लिबरल एसोसिएशन, भारतीय उदारवादी संघ। कौन बनाता है? एस एन बनर्जी बनाते हैं, भारतीय उदारवादी संघ बनाते हैं। अब देखिए मॉन्टेग्यू घोषणा हो रहा है 20 अगस्त 1917 को। इसका रिपोर्ट का प्रकाशन हो रहा है 1918 में। अब एक भारत शासन अधिनियम 1919 आता था, इसे हम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहते हैं। तो मॉन्टेग्यू घोषणा हो रहा है 20 अगस्त 1917 को। वहीं पे भारत परिषद अधिनियम 1919 है, या इसको हम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहते हैं।
अब देखिए मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में 1919 जो भारत परिषद अधिनियम है, इसमें क्या क्या प्रावधान था? इसमें प्रावधान है कि प्रांतीय विधायी परिषदों का आकार बढ़ा दिया गया। इसमें पहले ही कहा गया था कि जो कांग्रेस है या गरम दल या नरम दल जो भी है, उनको आकर्षित करने के लिए विधायी परिषदों का आकार बढ़ा दिया गया। तो ये है विधायी परिषदों का आकार, प्रांतीय विधायी परिषदों का आकार बढ़ गया। उस समय तक केंद्र में एक सदन था। अब 1919 का अधिनियम से केंद्र में द्विसदन लाया गया। केंद्र में द्विसदन लाया गया। द्विसदन में एक राज्य परिषद है और एक केंद्रीय विधानसभा है। तो राज्य परिषद आज के राज्यसभा की तरह और केंद्रीय विधानसभा आज के लोकसभा की तरह। अब देखिए उस समय मेंबर कितने थे? तो 60 मेंबर थे और एक जो लोकसभा था या केंद्रीय विधानसभा था उसमें 144 मेंबर थे, जिसमें 34 निर्वाचित है 60 में, और जो केंद्रीय विधानसभा उसमें 104 निर्वाचित है, बाकी जो लोग ही नामजद होते थे। तो केंद्र में द्विसदनीय विधायक आ गया, एक तो राज्य परिषद और दूसरा आपका केंद्रीय विधानसभा। अब देखिए ये तो हो गया। उसके बाद प्रांतों में द्वैध शासन का शुरुआत हो गया। प्रांतों में द्वैध शासन शुरुआत हो गया 1919 का अधिनियम से। हालांकि 1935 का अधिनियम है, प्रांतों में जो द्वैध शासन था उसको समाप्त कर दिया गया और उसको केंद्र में लाया गया था। लेकिन प्रांतों में द्वैध शासन कब शुरुआत हुआ? तो ये भारत परिषद अधिनियम या भारत शासन अधिनियम 1919। प्रांतों में द्वैध शासन कब शुरू हो रहा है? आपको 1919 में। और ये प्रांतों में जो द्वैध शासन है इसको 1935 का अधिनियम से समाप्त कर दिया गया है और राष्ट्रीय स्तर पे द्वैध शासन शुरू हो रहा है।